सुन त्सू, जो एक एंशियंट टाइम के चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, फिलोसफर और राइटर थे, जिन्होंने लगभग 2500 साल पहले एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ वॉर, जिसमें उन्होंने एक फेमस क्वार्ट लिखा था, द बेस्ट वे टू विन द वॉर इज नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन इट। आज ईरान और इसराइल के बीच टेंशंस हाई हैं और ये टेंशंस काफी टाइम से चल रही हैं। इसमें प्रॉक्सी वॉर, साइबर अटैक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सब शामिल है। दोनों ही देश अपनी अपनी जगह पर पावरफुल हैं, लेकिन एक फुल स्केल वॉर सिर्फ डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन लॉस और इंस्टेबिलिटी लाएगी। जीत किसी भी देश की हो, नुकसान सबका होगा। सुन त्सू ने अपनी किताब में लिखा था, ट्रू वॉरियर्स फाइट विदाउट स्वॉर्ड्स, विक्ट्री विदाउट बैटल इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजी। आज के लीडर्स को ये समझना चाहिए कि पावर का मतलब सिर्फ मिसाइल्स नहीं होती, पावर का मतलब सिर्फ अटैक नहीं होता, पावर का असली मतलब होता है शांति बनाए रखना बिना किसी के सामने झुके। दैट्स रियल स्ट्रेंथ, दैट्स रियल लीडरशिप। बट अब सवाल आता है कि ईरान और इजराइल जैसी इस्लामिक कंट्रीज एक दूसरे से क्यों लड़ रही हैं और इनके बीच में अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप क्यों घुस रहे हैं और वो क्यों ईरान पर हमले करवा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर फैक्टर आता है ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन। ईरान ऑफिशियली कहता है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए है, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन और मेडिकल यूज। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली इजराइल एंड यूएसए मानता है कि ईरान सीक्रेटली यूरेनियम इन्रिचमेंट कर रहा है, वो बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है। 2015 में ईरान ने एक न्यूक्लियर डील साइन की, JCPOA, जिसमें ईरान ने एग्री किया कि वो यूरेनियम की लिमिट सिर्फ मेडिकल और एनर्जी पर्पस के लिए ही बढ़ाएगा। उसके बाद 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने डील कैंसिल कर दिया, यानी यूएसए इस डील से बाहर हो गया। देन इन बिटवीन 2023 एंड 2024 कुछ रिपोर्ट सामने आई जिसमें पता चला कि ईरान ने यूरेनियम 60% तक इनरिच किया है, जो सिविलियन यूज से काफी ज्यादा है और डेंजरस लेवल पर है। वेपन्स या बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक इनरिच करना पड़ता है। इससे पता चलता है कि ईरान सिर्फ एक कदम दूर है न्यूक्लियर बॉम्ब की क्रिएशन से। इसलिए इजराइल बोल रहा है ईरान इज लाइंग, दे आर प्रिपेयरिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। इस डर से इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान के टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स स्टार्ट कर दिए। नतान्स, फोर्डो, अराक, इस्फहान, ये वो जगह है जहाँ ईरान यूरेनियम इनरिच करता था। इसलिए इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे फुल फोर्स अटैक किया और इस अटैक की वजह से डजन्स ऑफ ईरानियन साइंटिस्ट और हाई रैंकिंग IRGC कमांडर्स मार दिए गए, जिसमें से एक डॉक्टर अहमद रेजा ज़ुल्फ़ागरी दरयानी थे, जो एलिजेडली ईरान के वेपन्स प्रोग्राम के पार्ट थे। इसके बाद इजराइल ने ईरान को साफ साफ मैसेज दिया, वी वॉन्ट लेट द ईरान बिल्ड द बॉम्ब। जून 22, 2025 को यूएसए ने भी इस वॉर को ज्वाइन किया और इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया। टोटल 3 मेजर साइट्स पे स्ट्राइक हुआ। पहला फोर्डो एनरिचमेंट फैसिलिटी, सेकंड नतान्स न्यूक्लियर साइट एंड थर्ड इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। इन फैसिलिटीज को बंकर बस्टर बॉम्ब से टारगेट किया गया, जो जमीन के अंदर डीप तक अराउंड 200 फीट जा सकते हैं। इसमें 7 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स ने स्ट्राइक किया एंड सबमरीन से टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स भी फायर किए गए। अब इन अटैक्स की वजह से ईरान के बेसिस पर तो भारी इंपैक्ट पड़ा है, जहां वो यूरेनियम रिच कर रहा था, पर पूरी दुनिया भर में भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। ऑयल प्राइसेस $105 पर बैरल तक बूस्ट हो गए हैं। स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई है और पूरी दुनिया में ये डर है कि ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज की वॉर कहीं वर्ल्ड वॉर ना बन जाए। अब दूसरा फैक्टर आता है पावर। ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में उसकी डोमिनेंस हो, इसलिए ईरान खुद तो बैटलफील्ड में नहीं आता, बट वो छुप के वॉर करता है थ्रू प्रॉक्सी ग्रुप्स, जैसे हेजबुल्ला लेबोनियन से, हमास यानी गाजा से, इस्लामिक जिहाद यानी पैलेस्टीन से। ये सभी ग्रुप्स इजराइल के खिलाफ वायलेंट अटैक्स करते हैं और ओपनली कहते हैं कि उनका एम है इजराइल का एग्जिस्टेंस खत्म करना। और जब इजराइल रिटेलिएट करता है यानी बदला लेता है, तो दुनिया को लगता है कि इजराइल एग्रेसिव है। इसलिए इसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने ईरान पर ओपन अटैक किया और अमेरिका ने भी इजराइल का पूरी तरह से सपोर्ट किया और उसने भी ईरान पर लेट नाइट अटैक्स करवाए। अब ये सब सुनकर लगता है कि ईरान ही रिस्पॉन्सिबल है इस वॉर के लिए, क्योंकि वो हमास जैसे ग्रुप्स को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देकर इजराइल पे अटैक्स करवाता है, जिसे हम प्रॉक्सी अटैक्स भी बोलते हैं। बट रियलिटी इससे काफी अलग है, क्योंकि इजराइल शुरू से ही ईरान पर हमले करवाता आया है, जिसमें अमेरिका ने भी उसका पूरा साथ दिया है। 1981 में इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर उड़ा दिया। 2007 में सीरिया का सीक्रेट रिएक्टर भी खत्म कर दिया। उसके बाद 2010 में इजराइल ने यूएसए के साथ मिलकर स्टक्सनेट नाम का एक पावरफुल साइबर वायरस ईरान की नतान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज में भेजा। रिजल्ट ये हुआ, ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज खराब हो गए, थाउजेंड्स ऑफ यूरेनियम इनरिचिंग मशीन्स डैमेज हो गई बिना एक भी मिसाइल्स के। ये पहला डिजिटल वॉर एक्ट था इन दोनों देशों के बीच। उसके बाद 2010 से 2020 के बीच इजराइल ने ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को सिस्टमैटिकली मारना स्टार्ट किया। कार बॉम्ब्स, स्नाइपर अटैक्स, रिमोट गन्स, इन सब के थ्रू। मोस्ट फेमस अटैक देखे तो मोहसेन फखरीजादे, ईरान के फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम कहलाने वाले, 2020 में तेहरान के पास मार दिए गए। उसके बाद इजराइल ने ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स पे स्मॉल ड्रोन अटैक शुरू किए। 2021 में नतान्स में एक्सप्लोजन, 2022 में इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी में फायर, 2023 में
मिसाइल साइट ब्लास्ट करवाए और अब 2025 में इसराइल ईरान पर फुल स्केल अटैक कर रहा है और इस ऑपरेशन को उसने नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। अब एट द एंड हमें ये समझ आता है कि इसराइल को डर है कि ईरान का मिलिट्री बेस स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब क्रिएट ना कर ले, और उसे ये डर है कि ईरान मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे अपना कंट्रोल ना बिठा ले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसराइल के एग्जिस्टेंस पर भी पूरी तरह से खतरा है। इसलिए इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमले करवा रहा है, जिसके बाद ईरान भी इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अब इस वॉर को खत्म कैसे किया जाए, इसका क्या सॉल्यूशन है? तो देखो, अगर ईरान ये प्रूव कर दे और ये गारंटी दे देता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, वो यूरेनियम एनरिच सिर्फ सिविलियन एनर्जी के लिए करेगा, एंड साथ ही ईरान हिजबुल्लाह हैमस जैसे ग्रुप्स को फंडिंग और वेपन्स देना भी बंद कर देगा, और इसराइल भी अगर ईरान पर अटैक्स रोक देता है एंड सीरिया में अननेसेसरी एयर स्ट्राइक्स बंद कर देता है और एक एग्रीमेंट साइन हो जाए, पीसफुली बैठकर बात हो जाए, तो ये सारी चीजें सॉल्व हो सकती है और वॉर रुक सकती है। और साथ ही अमेरिका अगर डिप्लोमेटिक तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करता है अटैक्स करवाने की बजाय, तो सिचुएशंस काफी हद तक हैंडल हो सकती है। लेकिन अगर वॉर कंटिन्यू रही तो वर्ल्ड वॉर 3 का रिस्क बना रहेगा, ऑयल रेट्स भी आसमान टच करेंगे और स्टॉक मार्केट में एक क्रैश आएगा। इसके बाद शिपिंग रूट्स बंद हो जाएंगे, यानी न्यूक्लियर टेंशंस के साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस भी झेलना पड़ेगा। सो इट्स बेटर फॉर बोथ द कंट्रीज टू सिट एंड टॉक पीसफुली एंड एंड द वॉर एज सून एज पॉसिबल। तब तक बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी अवेयर।